नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेघदूतम। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेघदूतम है वो किसकी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? मेघदूतम कालिदास की रचना है। विधा की अगर बात करें तो मेघदूतम है या खंड काव्य, मेघदूतम खंड काव्य या गीति काव्य है। कैसा है मेघदूतम? खंड काव्य या गीति काव्य है। इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संदेश काव्य भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें संदेश भेजा जा रहा है या संदेश दूत के रूप में इसमें का वर्णन है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। विधा खंड काव्य या गीति काव्य है। इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। मेघदूतम के भाग कितने हैं? तो मेघदूतम के 2 भाग हैं, जिसमें पूर्व भाग को पूर्व मेघ तथा बाद वाले भाग, दूसरे भाग को या बाद वाले भाग को उत्तर मेघ कहते हैं। उत्तर मेघ या पूर्व मेघ। इसमें सामान्यतः 115 पद इसमें माने गए हैं, जिसमें 63 पद है पूर्व मेघ में है, साथ ही पद्य पूर्व मेघ में, और 52 पद उत्तर मेघ में है। लेकिन डॉक्टर मल्लिनाथ ने इसमें टोटल 121 पद्य माने हैं। इन मल्लिनाथ ने 6 श्लोक है वो प्रक्षिप्त माने हैं। मल्लिनाथ ने 6 श्लोक है प्रक्षिप्त माने हैं। वापस मैं आपको बता देता हूँ कि मेघदूतम के 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें टोटल 115 पद्य हैं, पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 में। जबकि डॉक्टर मल्लिनाथ ने इसमें 121 पद्य माने हैं, जिसमें 6 श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं। इसकी रीति की अगर बात की जाए, मेघदूतम की रीति, तो मेघदूतम की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। मेघदूतम की रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। इसका प्रधान रस कौन सा है? तो इसका प्रधान रस है वो विप्रलंब श्रृंगार रस है। विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार इसका प्रधान रस है। इसमें छंद की बात करें तो संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। संपूर्ण मेघदूतम में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद। इसके कथानक की अगर बात की जाए, कथानक की, तो यह है ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से साथ ही इसमें दूत की कल्पना है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, यानी एक किसका उपजीवी है? मेघदूतम ब्रह्मवैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण का उपजीवी है। इसमें नायक है, उसका नाम यक्ष, नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी है। यक्ष का नाम हेममाली मिलता है। यक्ष का नाम क्या मिलता है? हेममाली मिलता है, जबकि यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। तो विशालाक्षी मिलता है। यक्ष है वो धीर ललित नायक है। यक्ष कैसा नायक है मेघदूतम में? तो धीर ललित नायक है, जबकि यक्षिणी शौकिया या पद्मिनी नायिका है। शौकिया या पद्मिनी नायिका है। यक्षिणी कैसी नायिका है? शौकिया या पद्मिनी। यक्ष कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। अब यक्ष को अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने के कारण इसको शाप देता है कौन? कुबेर इसको शाप देता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। जिसमें साप मिलने के बाद ये यक्ष तो है रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। कहाँ पर? रामगिरी पर्वत पर। जबकि यक्षिणी है वो अलकापुरी में निवास करती है। यक्षिणी कहाँ पर निवास करती है? अलकापुरी में निवास करती है। अब जब यक्ष है वो अपने यक्षिणी के विरह में जब तड़प रहा था, तो उसने मेघ के दर्शन किए थे। तो मेघ का जब दर्शन किया था तब 8 माह है सांप को बीत चुके थे और शेष 4 माह थे। ठीक है, वापस मैं आपको बता देता हूँ। मेघदूतम कालिदास की रचना है। इसकी विधा एक मेघदूतम खंड काव्य या गीति काव्य है। इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। इसके 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 पद, उत्तर मेघ में 52 पद। इसकी रीति वैदर्भी। इसका रस, प्रधान रस विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, प्रमुख छंद मंदाक्रांता। उपजीवी इसका कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण से, साथ ही दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से। इसका नायक यक्ष, नायिका यक्षिणी। यक्ष का नाम हेममाली मिलता है, यक्षिणी का नाम विशालाक्षी।
यक्ष है वो धीर ललित नायक है तथा यक्षिणी शौकिया या पद्मिनी नायिका है। और इनको शाप दिया जाता है कुबेर को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अपना कर्तव्य का पालन ये सही ढंग से नहीं कर पाते, इस कारण से। और शाप की अवधि 1 वर्ष की होती है। शाप के बाद यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, जबकि यक्षिणी अलकापुरी में निवास करती है। मेघ के दर्शन होने के बाद, मेघ के दर्शन जब होते हैं तो उस समय शाप की अवधि 8 माह तक बीत चुकी होती है, शेष 4 माह शेष रहते इसमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कुबेर ने जब यक्ष को शाप दिया था तो यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था, जबकि यक्षिणी है वो अलकापुरी में निवासित थी। अलकापुरी है, वहाँ का शासक कौन था? तो कुबेर था। ये है कहाँ? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश पर्वत पर के सर्वोच्च शिखर पर है अलकापुरी। कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर अलकापुरी है। अलकापुरी का राजा कौन था? यक्ष, वो कुबेर था। अलकापुरी का राजा कौन था? कुबेर था। अब यात्रा वृत्तांत की बात करें, हमें जब यक्ष ने मेघ को देखा तो जो यात्रा वृत्तांत है वो बताया था। तो यात्रा वृत्तांत के अगर बात की जाए तो पहला प्रदेश है, तो वो पहला प्रदेश मेघ की यात्रा के दौरान आने वाला पहला प्रदेश माल प्रदेश था। और प्रथम नदी की अगर बात की जाए तो पहली नदी है मार्ग में आने वाली, पहली नदी रेवा या नर्मदा नदी है। पहली नदी कौन सी है? रेवा या नर्मदा नदी है। तथा जो मेघ के मार्ग में आने वाला पहला जो पर्वत है तो वो है अम्रकूट पर्वत। पहला पर्वत कौन सा है? अम्रकूट पर्वत है। ठीक है। अब मेघ की जो यात्रा थी तो उस दौरान इसके वाम पार्श्व या बाएं ओर कौन बोलते हुए चल रहा था? तो वो चातक है, वो बोलते हुए उसकी धावनी आ रही थी वाम पार्श्व या बाईं ओर। साथ ही कैलाश पर्वत तक इसका सहयात्री कौन, किसका? मेघ का सहयात्री कौन होता है? तो कैलाश पर्वत तक मेघ का सहयात्री होता है राजहंस। कैलाश पर्वत तक मेघ का सहयात्री कौन होता है? राजहंस होता है। अब बात करें यक्ष के घर की तरफ, तो वो घर बताता है कि उसका घर है वो कुबेर के घर के उत्तर दिशा की ओर उसका घर है। किसका? यक्ष का। कुबेर के घर के उत्तर दिशा की ओर है उसका घर है यक्ष का। साथ ही इस दौरान है वो यक्षिणी है अपने घर में सारिका या मैना पक्षी को पाल रही थी। और सांप का जो अंत है, कुबेर ने जो यक्ष का शाप दिया था, यक्ष को जो शाप दिया था उसका अंत हरबोधिनी या देवोत्थान एकादशी को होता है। देवोत्थान एकादशी को होता है। शाप का अंत कब होता है? हरबोधिनी या देवोत्थान एकादशी को होता है। अब इसमें कार्तिकेय का वर्णन आता है। तो कार्तिकेय देवगिरी का राजा था। कार्तिकेय कहाँ का राजा था? देवगिरी का राजा था। वापस मैं बता देता हूँ, मेघदूतम कालिदास की रचना है जिसमें यक्ष को जो शाप दिया था कुबेर ने, तो कुबेर ने जब शाप दिया था तो उसके बाद में यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था, जबकि यक्षिणी अलकापुरी में। अलकापुरी का राजा कौन था? कुबेर था। अलकापुरी है कहाँ? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश पर्वत के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर थी। यात्रा वृत्तांत के दौरान मेघ के मार्ग में आने वाला पहला प्रदेश माल प्रदेश तथा पहली नदी रेवा या नर्मदा नदी, पहला पर्वत आम्रकूट पर्वत। और यात्रा वृत्तांत के दौरान मेघ के जो वाम पार्श्व में चातक की ध्वनि सुनाई दे रही थी। साथ ही इसका सहयात्री कैलाश पर्वत तक कौन होता है? राजहंस होता है। और बात करें यक्ष के घर की तरफ, घर की, तो घर यक्ष का है वो कुबेर के घर के उत्तर दिशा की ओर होता है। साथ ही शाप का अंत है वो कब होता है? हरबोधिनी या देवोत्थान एकादशी को। कल हम मेघदूतम से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके बारे में, साथ ही सूक्तियों के बारे में भी बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।